गाइस जो हमें अभी क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बेंजल्डिहाइड और मिथेनॉल गिवन है और उन दोनों को हमने 50% NaOH से रिएक्ट करवाया है। तो इतना पढ़ के हमें इतना तो समझ डायरेक्टली आ ही गया है कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कैनिज़ारो रिएक्शन पे। तो जिसको कैनिज़ारो रिएक्शन याद है वो बिना मैकेनिज्म को सोचे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लिख सकता है, पर हम एक बार इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म शुरू होता है मिथेनॉल से। तो सबसे पहले हम लेते हैं मिथेनॉल मॉलिक्यूल जो है हमारा सॉल्यूशन में, उस पर OH माइनस जो हमारा NaOH से आ रहा है वो अटैक करता है, वो नीचे कार्बन पे अटैक करता है और एक कार्बन पे बॉन्ड ऊपर चले जाता है, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर हमने इसके बाद देखा कि हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे OH अटैच हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे हमारा OH अटैच हो गया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है ये बैक नीचे आके बॉन्ड बनाएगा दोबारा और ये H यहाँ से हाइड्रोजन पे बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्राइड हमारा निकल जाएगा यहाँ से। ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज से दोबारा बॉन्ड बनाया और हमारा इस बार हाइड्रोजन निकल गया इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्राइड की फॉर्म में। अब इसके बाद जब हमारा नीचे यहाँ से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया और हाइड्राइड बाहर निकला तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये एक एसिड मॉलिक्यूल बना है, साथ ही साथ हमें H माइनस यानी कि हाइड्राइड ऑब्टेन हुआ है। अब हाइड्राइड जो है वो हमारा बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा। हाइड्राइड ने इस कार्बन पे अटैक करा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, अटैक करा और हमारा बॉन्ड ऊपर टूट के चले गया ऑक्सीजन के पास। फिर उसके बाद हम देखा हमारे पास ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं। फिर हमने उसके देखा नेक्स्ट स्टेप में हमने H3O+ भी डाला हुआ है। तो फिर यहाँ पे जब हमने H3O+ डाला तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उस पर H+ आके अटैच हो जाएगा और ये हमारा एक पूरा फुल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा मेथनोइक एसिड हमारा पहले ही बन चुका था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। तो इस केस में हमने OH माइनस ने मिथेनॉल पे अटैक करा, ना कि बेंजल्डिहाइड पे। इसका रीज़न ये है क्योंकि मिथेनॉल में जो कार्बन है वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू कार्बन इन बेंजल्डिहाइड। इसी वजह से हमारा OH माइनस ने मिथेनॉल पे अटैक करा और हमारा जो मिथेनॉल है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हो गया। यार अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ये कंपाउंड गिवन था और हमने इस कंपाउंड पे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH डाला और फिर सेकंड स्टेप में हमने इस पे HCHO इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर थर्ड स्टेप में हमने इस पे डाइल्यूट एसिड डाल दिया। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारा सीधा सीधा रीमर-टीमन रिएक्शन है। रीमर-टीमन रिएक्शन में बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा CHO ग्रुप हमारा बेंजीन पे और ऐड हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारा CHO ग्रुप और ऐड हो गया जब हम क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अपना किसी भी फिनोलिक ग्रुप पे डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे OH है, बाकी ग्रुप से हमें मतलब नहीं है। अगर इस हमारे पास फिनोलिक ग्रुप है और हमने उस पर क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाला तो हमारा CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। इसको हम रीमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो हमारा प्रोसीड करता है ये वाया कार्बीन मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। इसमें हमारा कार्बीन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट स्टेप में। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर हमने HCHO इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब ये जो हमारा रिएक्शन है ये हमें कैनिज़ारो रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है बिकॉज जो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हमारी एब्सेंट है, इसलिए हम कैनिज़ारो रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है तो हमारा एल्डोल रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हम कैनिज़ारो रिएक्शन से प्रोसीड करेंगे। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले, कैनिज़ारो रिएक्शन में अगर हमें HCHO यानी कि मिथेनॉल गिवन होता है तो हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं और जो हमारे को सेकंड कंपाउंड मिला होता है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज करके हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मेट आयन हमें मिल गया क्योंकि बेसिक मीडियम है इसलिए हम इसे आयनिक फॉर्म में रख रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमें मिलेगा एक अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा, ये हमारा OH लग गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पे डाइल्यूट एसिड डाला। उस डाइल्यूट एसिड की वजह से हमारा जो दोनों आयनिक फॉर्म थे वो दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए और दोनों अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ये कंपाउंड गिवन है और इस कंपाउंड के साथ हमें एक ये M-क्रिसॉल गिवन है और हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। इस कंपाउंड को हम कहते हैं मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल इसलिए क्योंकि ये जो OH और मिथाइल ग्रुप हैं इन दोनों की आपस में रिस्पेक्टिव पोजीशंस मेटा है, इसलिए हम इसे मेटा कहते हैं। और क्रिसॉल का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि बेंजीन ग्रुप पे हमारा OH और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा M-क्रिसॉल में
OH ग्रुप गिवन है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट लिया हुआ है जो हमारा एक बेस होता है। अब हम जैसा कि जानते हैं ये वाला हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है और बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हमने इस पर जब बेस डाला तो हमारा H+ बाहर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ही चले गए। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देन उसके बाद ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और हमने इस कंपाउंड को भी अपने रिएक्शन मिक्सचर में डाला हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन है इस पे ये ऑक्सीजन बहुत आसानी से बैक साइड अटैक कर सकता है और ये ब्रोमीन बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो हम इस वाले ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से इस कार्बन एटम पे बैक साइड अटैक करवाते हैं और ये ब्रोमीन एटम को बाहर निकलवा देते हैं। ये जो मैंने अभी करा ये कुछ SN2 टाइप इसे कह सकते हैं आप। इसमें ऑक्सीजन ने अपना अटैक करा कार्बन पे और ब्रोमीन बाहर निकल गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये 2 जो है ये इस रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। जब ये इसने ऑक्सीजन ने अटैक करा उसके बाद हमारा ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो गया और हमारा जो बार प्रोडक्ट निकला वो Br- एज हमारा साइड प्रोडक्ट निकला। ये हमारा मेन आंसर है। यार अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ टेस्ट गिवन है और उनके रिजल्ट्स गिवन है और उनके बेसिस पे हमें एक कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। तो यार हम अपने पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें गिवन है पहला टेस्ट 2,4 DNP टेस्ट। तो यार 2,4 DNP टेस्ट जो होता है हमारा उसकी फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, और ये हमारा बेसिकली यूज होता है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं हमें गिवन है कलर्ड प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब हमारा कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन तो जरूर है। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप गिवन है, बी ऑप्शन में हमें कीटोनिक ग्रुप गिवन है और डी ऑप्शन में भी हमें एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है। तो जो हमारा ऑप्शन इससे रूल आउट हो जाता है वो हमारा सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमारा कोई एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं है। तो यार अब हम अपने सेकंड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टेस्ट हमें गिवन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यार आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा जो टेस्ट होता है वो हमारा यूज होता है इस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हमारा कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उससे ज्वाइंट एक मिथाइल ग्रुप। अगर हमारा ये ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। इस टेस्ट में जो यार हमें पीपीटी मिलती है वो हमें येलो कलर की पीपीटी मिलती है और वो इस कंपाउंड की वजह से होती है। ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो हम जैसे कि देख रहे हैं ए ऑप्शन जो है हमारा उसमें हमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से हम ए ऑप्शन को भी रूल आउट कर देते हैं। अब हम अपना बी ऑप्शन देखते हैं। तो यार बी ऑप्शन में हमें ये वाला ग्रुप दिख रहा है हमें साफ साफ, हमारा बेंजीन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 ज्वाइंट है, तो हमारा बी ऑप्शन भी पॉसिबल है। अब हम अपने डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं यार। तो यार हमारा डी ऑप्शन भी यहां से रूल आउट हो जाता है क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा ग्रुप हमें प्रेजेंट दिख नहीं रहा है। तो यार हम इन दो टेस्ट के बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर बी है। पर हम अपने थर्ड टेस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। थर्ड टेस्ट हमें गिवन है एजोडाई टेस्ट। तो यार एजोडाई टेस्ट जो होता है हमारा वो यूज होता है प्राइमरी अमाइंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें गिवन है नो डाई फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है प्राइमरी अमाइन हमारे रिक्वायर्ड कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। तो हम अपने बी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारा टेरिशरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर इज बी। तो यार अब हम अपने सेकंड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड टेस्ट हमें गिवन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हमारा यूज होता है वो हमारा यूज होता है इस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हमारा कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। यार हमारे पास एक ग्रुप और होता है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, वो होता है हमारा ये ग्रुप हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म जब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान ये हमारा जो अल्कोहल है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये यहाँ पे अल्कोहल से ये सेम ग्रुप ही बन गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम ये वाला ग्रुप भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देता है। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। यार फर्स्ट ऑप्शन में हमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं नजर आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने रूल आउट कर ही दिया। बी ऑप्शन में हमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट दिख रहा है, तो बी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है भी। सी ऑप्शन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सी ऑप्शन में हमारा ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो सी ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। और जब डी ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें भी कोई ये वाला ग्रुप नहीं है, तो डी ऑप्शन को भी हम कट कर देते हैं। यार हम अपने थर्ड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड टेस्ट में हमें गिवन है एजोडाई टेस्ट। यार जो हमारा एजोडाई टेस्ट होता है वो हमारा प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज होता है। तो अब हम अपने कंपाउंड्स में देख लेते हैं
कि इनमें से प्राइमरी अमाइन कौन सा है। ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अमाइन नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा पॉसिबल है, क्योंकि हमें रिजल्ट में दे रखा है कि डाई फॉर्मेशन नहीं हुई, यानी कि हमारा एजोडाई टेस्ट फेल हो गया। यार अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा पहले ही रूल आउट हो चुका था और हमारी पॉसिबिलिटी बची थी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में। तो हम जैसे कि देख रहे हैं ऑप्शन सी में हमें प्राइमरी अमाइन दिख रहा है, तो ये तो एजोडाई टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, जिसमें हमारा टेरिशरी अमाइन प्रेजेंट है। यार अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एज द मेजर प्रोडक्ट। तो यार अब हम देखते हैं कि जब हम फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है। वैसे ये एक नेम रिएक्शन है, इसे हम कोलबेस रिएक्शन कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मैं इसका एक बार मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो यार ये हमारे पास फिनॉल का एक मॉलिक्यूल है और ये बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि आप जानते हैं, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो बेस की प्रेजेंस में ये अपना एक H+ आयन खो देगा और हमारा आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। हमारा यहाँ से एक OH- आएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये हमारा एक फिनॉक्साइड आयन बन गया है हमारे पास। अब जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है वो हमारा फिनॉक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। हमारा क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आएगा एंड ये जो पाई बॉन्ड है ये हमारा कार्बन पे अटैक करेगा। हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आया, इसने बॉन्ड बनाया, फिर हमारा जो नीचे पाई बॉन्ड था ये हमारा जाके कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, उस पर अटैक करेगा और हमारा ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे हमारा CO2 मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। अब इसके हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि जो हमारी एरोमेटिसिटी यहाँ लूज हुई है वो एरोमेटिसिटी हम दोबारा रीगेन करेंगे। तो अब क्या होगा हमारा, जैसे कि हमने बताया था हमारा बेसिक मीडियम है, तो हमारा एक और OH- आएगा और हमारा इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे दोबारा एंड ये ऑक्सीजन पे दोबारा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमारा OH- ने अटैक करा, हाइड्रोजन निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड ऑक्सीजन पे आगे नेगेटिव चार्ज, हमारा एलिमिनेशन हुआ एंड हमारा यहाँ पे दोबारा एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। अब हमने क्या करा, इसके बाद हमने एसिडिफिकेशन करा। तो यार एसिडिफिकेशन करने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमें गिवन है कि X ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यार इसके बाद हमें गिवन है X ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस। अब हमें बताना है कि जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4 यानी कि कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, तो हमारा क्या फॉर्म होगा। तो यार एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे कि हम जानते हैं, जब हम कोई भी एसिड का एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड किसी अल्कोहल पे डालते हैं तो हमारा एस्टर फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हमारा वो रिस्पेक्टिव एसिड का एक मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो जाता है। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक हमारा अल्कोहलिक फिनोलिक ग्रुप है, मतलब बेसिकली OH ग्रुप है, तो ये हमारा इसके साथ एस्टर फॉर्म कर लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक एस्टर ग्रुप फॉर्म हो गया और साथ ही साथ हमारा जो फॉर्म होगा वो हमारा एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये एस्पिरिन का मॉलिक्यूल है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब जो हमारा एस्पिरिन का मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एनाल्जेसिक होता है, यानी कि वो पेन किलर होता है और वो नॉन नार्कोटिक होता है, मतलब उसकी हमें आदत नहीं लगती। ये हमारा एस्पिरिन का मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हुआ है एज अ फाइनल आंसर। यार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें ये 4 कंपाउंड्स गिवन है और हमें इन्हें अरेंज करना है इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa। अब pK हमारा क्या होता है, pK हमारा होता है माइनस लॉग Ka। जैसे जैसे हम Ka की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसके आगे हमने माइनस लगा दिया तो यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब Ka की वैल्यू इंक्रीज करने से हमारी pKa की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। अब जैसे कि हम जानते हैं जितना ज्यादा हमारा Ka होता है उतनी ज्यादा हमारी एसिडिटी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। बेसिकली यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa में अरेंज करना है, इसका मतलब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है, क्योंकि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। यार हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में तो हमें सीधा बस एक फिनॉल का मॉलिक्यूल दे दिया है, फिर सेकंड ऑप्शन में हमारे को पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया है, थर्ड ऑप्शन में हमें मेटा पोजीशन पर NO2 लगाया एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें पैरा पोजीशन पर OCH3 लगा दिया। अब हम देखें इन कंपाउंड्स को, तो यार जब हम एसिडिटी जज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उस एसिड का कंजुगेट बेस होगा, यानी कि जब वो एसिड हमारा H+ आयन छोड़ देगा और उसके बाद जो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यानी कि उसका कॉन्जुगेट बेस वो कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा हमारी एसिडिटी होगी। तो यार अब हम
इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये इन कंजुगेट बेसिस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यार अब हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। मान लीजिए मेरे पास NO2 है, मैं NO2 को जितना ज्यादा दूर लेके जाऊंगा उतना ही ज्यादा इनके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। ये रेजोनेंस इफेक्ट हमारा डिस्टेंस से नहीं, हमारा डिपेंड करता है पोजीशन से। अगर हमारा कोई भी ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा होता है ना तो हमारा रेजोनेंस के थ्रू इफेक्ट करता है, लेकिन अगर ये मेटा पोजीशन पे लगा है तो हमारा रेजोनेंस के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इस पोजीशन पे यार हमारा रेजोनेंस इफेक्ट तो बहुत ज्यादा शो होगा पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम शो होगा क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा पुल कर रहा है थ्रू -R इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा पर वो बहुत ही माइन्यूट सा होगा, तो इसलिए हम उसको कंसिडरेशन में ना ही लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो यार अब हम सी ऑप्शन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन में जो हमारा NO2 है वो हमारा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। मेटा पोजीशन पे जैसा कि मैंने बताया रेजोनेंस इफेक्ट कोई काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस से तो जज नहीं करेंगे पर हम इंडक्टिव इफेक्ट से जज करेंगे। NO2 जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है अपनी तरफ, -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रहा है जिससे ये थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा है। अब हम डी ऑप्शन में आते हैं। तो डी ऑप्शन में हमारे यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पर OCH3, तो इसका मतलब हमारा रेजोनेंस इफेक्ट से कुछ इस पे असर डालेगा। अब OCH3 जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो यानी कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि ये इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है और इसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं यानी कि और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। इन तीन ऑप्शंस में से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमें एसिडिक दिखाई देता है बी पार्ट, क्योंकि हमारा ये -R इफेक्ट के थ्रू NO2 इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजोनेंस तो नहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं। और सबसे वर्स्ट केस हमारा होगा OCH3 वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उल्टा हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं। तो हमारा जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा होगा बी ऑप्शन, फिर उसके बाद हमारा होगा सी ऑप्शन, देन उसके बाद हमारा होगा ए ऑप्शन, एंड देन एट लास्ट हमारा डी ऑप्शन आएगा। ये हमारा ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग एसिडिटी का ऑर्डर। अब जितना ज्यादा डिक्रीज करेगी हमारी एसिडिटी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा हमारा pKa। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा ऑर्डर है ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। फिर हमने बता दिया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अब हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा बी है तो यानी कि सबसे कम pKa वैल्यू हमारा बी की होगी, देन हमारी सी की, देन ए की, देन डी की। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ, तो इस डायरेक्शन में हमारा ऑर्डर हुआ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa। तो इसलिए हम इसके साइन उल्टे कर देंगे, ये हमारा ऑर्डर हो गया ऑफ इंक्रीजिंग pKa। फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ही कंपाउंड गिवन है और हमने इस पे पहले KMnO4 KOH हीट के साथ डाला, फिर उसके सेकंड स्टेप में हमने इसके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 डाला और हमसे इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो यार जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो KMnO4 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप है ये हमारा सब्सटीट्यूट होकर यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप आ जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे KMnO4 जब हम डालते हैं और इसमें अगर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है और जो भी चेन उसके आगे होती है वो सब हट जाती है। तो हमने क्या करा, हमने इसमें जब फर्स्ट रिएजेंट डाला KMnO4 डाला कंपाउंड में तो हमारा यहाँ पे तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। यहाँ पे हमारा आयनिक फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ बेसिक मीडियम शो हो रखा है तो हमारा इसलिए एसिडिक फॉर्म नहीं, मैंने इसकी आयनिक फॉर्म दिखाई है। अब हम इसकी बात करें ना तो यार यहाँ पे हमने हीट भी दे रखी है। हीट देने का मतलब हमने जो कंडीशंस है उनको थोड़ा विगरस बना दिया है। तो यार इस केस में क्या होता है, यहाँ से ना ये बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है इस बॉन्ड का भी, और यहाँ से हटके यहाँ पे भी एक OH ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पे भी हम जैसा कि देखें हमारे यहाँ पे भी CH3 ग्रुप हटके एक OH ग्रुप लगा और यहाँ पे भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। पर जैसे कि बेसिक मीडियम मैंने बताया अभी, तो यहाँ पे हमारा ये भी आयनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम जब अपना सेकेंड रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला है। तो यार डाइल्यूट H2SO4 हमारा बस इसलिए है ताकि इसके आयनिक फॉर्म खत्म हो जाए और हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाए। तो यहाँ पे हमारे दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन लग गए और हमारा ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम अल्कलाइन एस्टर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एस्टर कंपाउंड गिवन है
और हमने इसे एल्कलाइन मीडियम में इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो एल्कलाइन मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो OH माइनस आयन आके यहाँ पर अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड खुल के ऊपर चले जाएगा। अब इसके बाद ये बॉन्ड खुल के ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस स्टेप में हमारा जो ऑक्सीजन है वो अपना नेगेटिव चार्ज नीचे लाएगा और दोबारा बॉन्ड बनाएगा एंड इसके साथ साथ हमारा ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा। तो अब इस स्टेप के बाद हमारा यहाँ पे हमारा एक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया और हमारा OR माइनस बाहर आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के इसे आयनिक फॉर्म में ही रखेंगे एंड ये हमारा RO माइनस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन लेके पूरा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार हमने अभी एस्टर के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म देखा और उस मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन एटम पे अटैक करता है और हमारा अल्कोहलिक पार्ट निकल जाता है। इससे हमारा अल्कोहल और हमारा एसिड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में हमें ये 4 कंपाउंड्स गिवन है और हमें इन्हें अरेंज करना है इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ देयर अल्कलाइन एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो यार हम चारों कंपाउंड्स के जब हम देखेंगे तो एक चीज हमने नोटिस करी कि सबका अल्कोहलिक पार्ट तो सेम है, सबका अल्कोहलिक पार्ट सेम है। इसका मतलब हमें सिर्फ इनके एसिडिक पार्ट को देखना है। अब एसिडिक पार्ट में डिफरेंस बस इन ग्रुप्स में है जो हमारे बेंजीन पे यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन नीचे से अटैक करता है एंड देन ये हमारा बाहर निकलता है। इसका मतलब बेसिकली हमें बस इतना जज करना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन एटम पे सबसे आसानी से अटैक हो सके। तो अब हम देखते हैं ये जो OCH3 ग्रुप है ये हमारा +R इफेक्ट शो करता है। इससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश कर रहा है, इसकी वजह से ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। अब हम इस केस का देखते हैं तो इसमें क्लोरीन है, ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये हमारा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पुल करता है। तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। अब हम इन दोनों केसेस पे आ जाते हैं। इस केस में हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है और इस केस में हमारा NO2 ग्रुप लगा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये हमारे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन NO2 वाला होगा क्योंकि NO2 काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी OH माइनस के अटैक करने की इस केस में होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारा ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इस केस में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा 3rd आएगा, देन हमारा उसके बाद जो डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्लोरीन वाला केस आएगा, देन उसके बाद हमारा क्लोरीन वाला केस आएगा क्योंकि इसमें भी रिंग डीएक्टिवेट हो रही है पर वो NO2 जितनी नहीं हो रही लेकिन रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे इसके बाद हमारा 2nd वाला आ जाएगा। देन अब हम नोटिस करेंगे कि इस वाले केस में बेंजीन खाली है, इस पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा है और इस केस में OCH3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है। तो यानी कि इसके बाद हमारा आएगा ये वाला एंड देन एट लास्ट हमारा 4th। ये हमारा आंसर है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हम एसिड से एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने एक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और उस पर मैंने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करा देंगे, एक H2O मॉलिक्यूल आप इसमें से लूज करा देंगे और दोनों कार्बन्स को एक ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ देंगे। कुछ ऐसा सा आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दोनों आप एसिड्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के और दोनों कार्बन्स को ज्वाइन कर दीजिए एक ऑक्सीजन के थ्रू और आपका एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही बेसिक है एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन का। तो यार अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा अपना एनहाइड्राइड फॉर्म करने के लिए। तो ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमसे चारों में एसिड एनहाइड्राइड की बात हो रही है। अब हम इस केस की बात कर लेते हैं। तो इस वाले केस में हमारा जो एनहाइड्राइड है वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया एंड देन हमारा यहां पे एक ऑक्सीजन के थ्रू दोनों कनेक्ट हो गए।
ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा एनहाइड्राइड बन गया, ऐसे हम इसे मिटा देंगे। ये हमारा एनहाइड्राइड बन गया। तो यार ये हम एनहाइड्राइड जो देख रहे हैं ये हमारा 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, जो कि इतनी ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं होती, तो इसका एनहाइड्राइड बन सकता है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो यार इसमें भी हम वही करेंगे, दोनों कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे एंड ये हट जाएगा। तो यार इसमें भी हमारी जो रिंग है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। अब हम इस केस पे आते हैं। तो यार इस केस में भी हम ये करेंगे, दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ के और ये वाला हम कट कर देंगे। इसमें जो रिंग बन रही है वो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है, जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी है वो करेक्ट आंसर है। सी में जो हमारा एनहाइड्राइड बन रहा है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग बननी पॉसिबल नहीं है इस केस में। अब हम डी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में भी जब हम एनहाइड्राइड बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा एंड हमारा ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा ये कट हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो हमने देखा कि इन तीनों केसेस में हमारी रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड बन रही है और अकेले इस केस में 7 मेंबर्ड बन रही है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो हमारा सी होगा। यार इस वाले पार्ट में जब हम इसको हीट करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमारा ये फॉर्म होता है, हमारा एक कीटोन की फॉर्मेशन होती है और इसमें से हमारा H2O का मॉलिक्यूल और CO2 का मॉलिक्यूल बाहर आता है। इसको हम एसिड एनहाइड्राइड नहीं कहेंगे, इसको हम कीटोन ही कहेंगे। हमारा आंसर सी है। गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कंपाउंड गिवन है और हमने इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम LaH लिख के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शॉर्ट फॉर्म में, और हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो जो हमें कंपाउंड गिवन है, हमने इसका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो, एक तो यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रखा है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे कि हम जानते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखने की इस क्वेश्चन में बात है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी डबल बॉन्ड्स पर या ट्रिपल बॉन्ड्स पर, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स पर अटैक नहीं करते। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पर अटैक नहीं करते। जिसको ये बात पता होगी वो इस क्वेश्चन को बिना आगे प्रोसीड करे ही कर सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ ए ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड हमारा ऑप्शंस में है। बाकी बी सी डी एंड बी सी और डी ऑप्शंस में हमारा डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं आगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे कि मैंने बताया एक हाइड्राइड डोनर होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की तरह। तो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं कि नीचे से हाइड्राइड आयन आएगा और इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक करेगा। फिर इस पे अटैक करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये खुल के ऊपर चले जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। ये हमारा यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो गया नीचे से और ये बॉन्ड ऊपर खुल के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आके दोबारा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ एंड ये OCH3 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। OCH3 ग्रुप हमारा बाहर निकल गया, हमने देखा इस स्टेप में ऑक्सीजन ने नीचे दोबारा डबल बॉन्ड बना लिया। फिर देन हमारा एक और H- आके नीचे से अटैक करेगा और फिर हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोबारा बॉन्ड ऊपर चले जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये O- बन गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब इसके बाद ये O-, ये ऑक्सीजन जो है ये सॉल्यूशन से H+ ले लेगा एंड OH बना देगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, रिड्यूस होकर हमारा अल्कोहल बन गया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक एस्टर था और एस्टर को हमने रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी समझ आता है तो आप डायरेक्टली इसको इतना याद रख सकते हैं, एस्टर्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर H- डोनर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। और इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो शो कर लेता है, अगर लेकिन यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड देते तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये काफ़ी ईजी और प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड गिवन है और हमने इस पर अल्कलाइन KMnO4 डाला है और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पर H3O+ यानी कि डाइल्यूट एसिड डाल दिया। तो ये एक सीधा सीधा याद रखने वाली बात होती है कि अगर
हमारा बेंजीन में कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे एक सिंगल हाइड्रोजन है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, उस कार्बन पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है और उसके साथ बाकी आगे कुछ भी जुड़ा हो हमें उससे मतलब नहीं है। ये आर ग्रुप एक जनरल आर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन और उस पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है और हमने उसे KMnO4 से रिएक्ट कराया या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट से या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो फिर दोनों ही केस में हमारा बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब हम ये वाला केस देखते हैं। यहाँ पे हमने इस वाले कंपाउंड पे अल्कलाइन KMnO4 डाला है और जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो बेंजीन से डायरेक्टली जॉइंट कार्बन है इस पे हमारे 2 हाइड्रोजन जॉइंट है एंड इसके आगे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इतना ध्यान देना था कि इस कार्बन से हाइड्रोजन जॉइंट है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जॉइंट है, हमें हमारी कंडीशन थी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वो फुलफिल हो गई। अल्कलाइन KMnO4 डाला तो डायरेक्टली हमने इसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अल्कलाइन लिखा था इसीलिए ही मैंने यहाँ पे COO- लिखा है और इसलिए इन्होंने सेकेंड स्टेप में इस पे डाइल्यूट एसिड भी डाला है जिससे यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा और हमारा पूरा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमसे एसिडिटी ऑर्डर की बात की गई है। हमें 4 एसिड्स गिवन है और हमें उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी में अरेंज करना है। तो जो हमें 4 एसिड्स गिवन है हम देखेंगे कि सारे एसिड्स एक ही तरह के हैं, बस उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उनका फ़र्क है, किसी में NO2, साइनाइड, फ्लोरीन या क्लोरीन है। तो इतना हमें समझ आ गया कि जो डिफरेंस आएगा एसिडिटी में वो सिर्फ इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही आएगा और उनका जो एसिडिटी पे इम्पैक्ट होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आएगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा हमारी एसिडिटी इंक्रीज करती है। तो मेरे पीछे -I इफेक्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट NO2 शो करता है एंड सबसे कम हमारा क्लोरीन शो करता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उसकी जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपको -I इफेक्ट का ऑर्डर याद होना चाहिए। जिसको ये ऑर्डर याद होगा वो ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कर देगा और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन C आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन C।